हाय एवरीवन। सो ये आपका बीपीएससी का जो असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था, बीपीएससी असिस्टेंट का आपको जो एग्ज़ाम हुआ था, जैसा कि आपको दिख रहा है 2022 में, उसका ये क्वेश्चन पेपर है। ओके, 28 अप्रैल 2023 को एग्ज़ाम हुआ था। फॉर्म 2022 का था ये, ठीक है। उसका सेट डी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन पेपर को देखने का रीज़न ये है कि आपको पता होगा कि बीपीएससी 2025 का जो बीपीएससी एएसओ है, ठीक है, जिसकी फॉर्म आई है, ठीक। तो ये इसी बीपीएससी असिस्टेंट का जो पोस्ट थी, इसको रीनेम करके एएसओ कर दिया गया है। तो आज हम इसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे। कह लीजिए तो बीपीएससी असिस्टेंट या एएसओ का हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे, जो कि लास्ट टाइम फॉर्म आई थी 2022 में, और इसका एग्ज़ाम 28 अप्रैल 2023 को हुआ था। ओके, नाउ हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टोटल देखो, इसमें 150 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। 150 क्वेश्चन होता है, उसमें 50 50 और 50 के रेशियो से डिवाइड होता है, ठीक है। 50 आपका इसमें होता है जीके जीएस हो जाते हैं, इसमें आपका क्या होता है साइंस और मैथ हो जाते हैं, और 50 क्वेश्चन आपका रीजनिंग का होता है, ठीक है। तो हम ओवरऑल स्टार्ट से देखते हैं। अगर हम स्टार्ट की बात करें तो स्टार्टिंग में आपका जो दिखा रहा है वो आपका क्या है, वो आपका रीजनिंग है, ठीक है। तो रीजनिंग सॉल्व करने का है, तो हम फटाफट बस इसका आंसर डायरेक्ट देखते जाएंगे, ठीक है। और कोशिश करेंगे जीके जीएस को डिटेल से सॉल्व करने की। ओके, तो फर्स्ट का देखो, आपका आंसर जो है, ये फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है, ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। ओके, सेकंड की बात करेंगे तो सेकंड का हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड क्वेश्चन का आपका जो आंसर है वो आपका बी हो जाएगा 40। ओके, थर्ड की हम बात करें तो थर्ड का हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड का जो आंसर है यहाँ पर वो हो जाएगा सी, ठीक है। ये सेट डी है। अगर आप लोग को सेट नहीं पता होगा तो पता होना चाहिए, सेट डी है, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, थर्ड का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, थर्ड क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सी, सिस्टर। ओके, फोर्थ की बात करेंगे हम, फोर्थ आपका ऊपर है। फोर्थ की बात करेंगे तो फोर्थ का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए, फादर इन लॉ। और फिफ्थ का आंसर जो है वो हो जाएगा बी। फिफ्थ का आंसर क्या हो जाएगा, बी। और सिक्स्थ का आंसर आपका हो जाएगा, एक मिनट, हाँ, सिक्स्थ का आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ठीक है। इसी तरीके से हम आगे चलते हैं, और आगे अगर हम सेवन्थ का देखेंगे तो सेवन्थ भी देखो, सेवन्थ आपका, सेवन्थ का जो आंसर है वो आपका ए हो जाएगा क्यू। एट का जो आंसर की बात कर रहा है तो एट का जो आंसर है वो हो जाएगा, एट का आंसर आपका बी, ठीक है। एट का आंसर बी हो जाएगा, महेश इज सीनियर टू रमन। नाइन्थ की बात करेंगे तो नाइन्थ क्या होगा हमारा, नाइन्थ क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, 30 हो जाएगा। नाइन्थ क्वेश्चन का आंसर आपका 30 हो जाएगा, सी आंसर ऑप्शन। ओके, और टेंथ की बात करेंगे तो टेंथ क्वेश्चन का भी आपका जो आंसर है, ये भी आपका, ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है, तो इसका इसका भी आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका भी आंसर सी हो जाएगा, 5 किलोमीटर साउथ। 11 की बात करेंगे तो 11th क्वेश्चन देखो कहता है, 11th क्वेश्चन क्लॉक से है, क्लॉक का 11th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा, साउथ। 12th की बात करेंगे तो 12th क्वेश्चन में देखो, 12th क्वेश्चन ये आपका क्या कह सकते हो, अल्फ़ाबेट डिक्शनरी जो होता है वो उससे है। तो 12th का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा, डी, ठीक है। 12th का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी। क्या कह रहा है, इन ए टेलीफोन डायरेक्टरी विच ऑफ द फॉलोइंग नेम विल अपीयर इन द मिडिल। कह रहा है कि अगर हम टेलीफोन डायरेक्टरी के हिसाब से चलेंगे तो कौन सा नेम है जो मिडिल में जाएगा, ठीक है। हम अगर अल्फ़ाबेट के थ्रू देखेंगे तो देखो, इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, सब में एस एस है। अब बात करेंगे ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, ई इसमें है, तो ये हमारा लास्ट जाएगा, ठीक है। अब सब में ए है तो सब में ए है, तो हमारा देखो सब में ए है, उसके बाद ए के बाद क्या है, जे है, जे है, सब में जे है, ठीक है। ये तो ये भी लास्ट चला गया, ये सेकंड लास्ट चला गया। अब जे है, जे की बात करेंगे, जे के बाद ई है, तो सब में ई है, सब में डब्लू है। अब डब्लू है और यहाँ देखो वी है, ठीक है। ये इन दोनों में डब्लू है, ठीक है, और इसमें वी है, ठीक है। इसमें वी है तो डब्लू और वी में कौन पहले आता है, ठीक है। तो अगर हम अल्फ़ाबेटिकली चलें तो डब्लू बाद में आता है, वी पहले आता है, ठीक है। STU V WXYZ।
तो ये जो है वी ये आ जाएगा थर्ड नंबर पे, थर्ड लास्ट नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इन दोनों की बात करें तो इन दोनों में ए और ई का अंतर है, तो ये आपका पहला हो जाएगा, ये आपका दूसरा हो जाएगा, ये आपका तीसरा हो जाएगा, और ये इसकी बात करें तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका फोर्थ हो जाएगा, और ये आपका फिफ्थ हो जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट था। तो इस बेस पे अगर फर्स्ट 1 2 3 4 फिफ्थ है, आपका पूछ कौन रहा है, मिडिल पूछ रहा है कि कौन सा मिड में होगा, ठीक है। तो अगर मिड की बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड हमारा मिड में होगा, क्या हो जाएगा, थर्ड हमारा मिड में होगा, क्या है हमारा थर्ड, ये मिड में होगा, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड जो है वो मिड में होगा, जिसका आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी। ओके, नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, इसी तरीके से सॉल्व करना होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर 13 की बात करेंगे तो देखो 13 का भी ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, डब्लू। बात 14th की करते हैं, 14th, एक सेकेंड, हाँ, बात अगर हम 14th की करेंगे तो 14th में भी आपका क्या हो जाएगा, 14th का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि इसको सॉल्व करने का मैथ और रीजनिंग में ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और वीडियो बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए बनाया जाता है, तो बहुत लॉन्ग वीडियो नहीं होना चाहिए। तो हम लोग ये 14 का बी हो जाएगा। अगर हम 15 की बात करते हैं तो 15th का जो होगा वो आपका 15th का हो जाएगा, वो सी हो जाएगा, 11 और 64। ओके, उसके बाद हम फिर से इस एक से ओके, उसके बाद देखो 16 की बात करेंगे तो 16 का क्या आंसर हो जाएगा, 16 का आंसर डी होगा, 14 होगा, ठीक है। 16 का आंसर क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। देखो अगर हम 16 की बात करेंगे तो 16 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस 16 क्वेश्चन का भी आंसर क्या हो जाएगा, 16 क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, यहाँ आपका 14 होगा। कैसे होगा, देखो सिंपल सा क्वेश्चन, देखो बहुत ही सिंपल रीजनिंग का है। देखो क्या हो जाएगा, 15 है, यहाँ 19 है, तो 15 5 जा क्या हो जाएगा, सॉरी 15 6 जा क्या हो जाएगा, 15 6 जा आपका 90 होगा। जैसे 15 छक्के 90 कहते हैं, तो 15 6 जा 90 होता है। अब ये 6 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 12 आता है, जो कि ये है, ठीक है। ठीक उसी तरीके से अगर हम इसको देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 14 छक सॉरी 64 है, 98 हो जाएगा, ये 7 का मल्टीप्लाई है, ठीक है। और अगर 7 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आएगा, जो कि यहाँ क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है। इसी पैटर्न पे अगर हम इसको देखते हैं तो 13 पचे 65, ठीक है, और 5 2 जा 10, तो ये आपका 10 हो जाएगा, इसलिए आपका डी आंसर हो जाएगा 14। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अगर इसको हम देखना शुरू करेंगे, ये 16 का तो सॉरी 17 की बात करें तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा, 17 का आंसर भी आपका बी हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। 18 की बात करेंगे तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा, 18 का आंसर आपका हो जाएगा, 18 का आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर 19 देखेंगे तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा, 19 का आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही करके बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। हमें डायरेक्ट अब जीके जीएस पे जाना चाहिए। अगर इसको आपका सॉल्यूशन चाहिए और इसका आंसर की चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे इसका आंसर की प्रोवाइड कर दिया जाएगा, क्वेश्चन के साथ इसका पीडीएफ भी आपको चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। चलते हैं हम सीधा कहाँ, तो हम चलते हैं सीधा जीके जीएस पे। 50 क्वेश्चन जीके जीएस के पूछे जाते हैं, तो उस पर चलते हैं। सो देखो यहाँ से आपका क्या है, जीके जीएस का है, ठीक है। जीएस का क्वेश्चन है, 51 से स्टार्ट है, ठीक है। अगर हम यहाँ से देखते हैं तो देखो यहाँ से क्वेश्चन क्या कहता है आपका 51, प्रॉस्पेरिटी ब्रीड सेडिशन एंड रिवॉल्ट एंड पॉवर्टी वॉज द गारंटी ऑफ स्टेबिलिटी एंड पीस, ठीक है। ये एक स्टेटमेंट है और आपको ये पूछ रहा है कि ये किसने कहा था, ये कथन है, ये कथन किसके द्वारा कहा गया था, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो आपका पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन कहता है मोहम्मद हसन निज़ामी, बी कहता है इब्न बतूता, सी कहता है जियाउद्दीन बर्नी, और डी कहता है अमीर खुसरो, ठीक है। तो देखो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, सही आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, जियाउद्दीन बर्नी। बात जियाउद्दीन बर्नी की करते हैं तो जियाउद्दीन बर्नी ने क्या कहा था, एक तारीख़ फिरोज शाही में मेंशन है, तारीख़ फिरोज शाही बुक है, उसमें ये मेंशन है, उसमें ये दिया हुआ है कि जियाउद्दीन बर्नी ने ये बात कहा था तब, और डिटरमाइन किसके द्वारा डिटरमाइन किया गया, तो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे ये बात की गई थी। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे, जो कि सुल्तान थे दिल्ली के उस टाइम पे,
1296 से लेकर के 1316 तक, ठीक है, 1296 से लेकर के 1316 तक, उस टाइम पे जियाउद्दीन बर्नी ने ये बात कही थी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं 52। कहता है विच ऑर्गेनाइजेशन वॉज रिगार्डेड एज द सेडिशियस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसको सेडिशियस ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे माना जाता है, ठीक है। तो पहला कहता है ब्रह्मो समाज, दूसरा कहता है थियोसफिकल सोसाइटी, तीसरा कहता है सी कहता है आपका आर्य समाज, डी कहता है ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो देखो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा आर्य समाज। आर्य समाज को इसलिए भी कहा जाता है सेडिशियस, देखो कहा जाता है सम ऑफ इट्स मेंबर वेयर सस्पेक्टेड फॉर द सेडिशियस एक्टिविटी बाय द ब्रिटिश ऑफिसर, ठीक है। कह रहा है कि इसमें से जो आर्य समाज के कुछ लोग थे वो ब्रिटिश ऑफिसर के द्वारा, उस समय जब हमारा देश गुलाम हुआ करता था तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि अंग्रेज़ों के द्वारा क्या था, वो कुछ आर्य समाज के मेंबर को सेडिशियस एक्टिविटी के तौर पर पे उनको अरेस्ट किया गया था, ठीक है। मतलब कह सकते हैं देशद्रोह के तौर पे उनको देखा गया था और उनके संदेह पे उनको अरेस्ट किया गया था, ठीक है। इसलिए उस टाइम पे इसको सेडिशियस ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता था, जो ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे। ओके, नाउ द 53 क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 53 क्वेश्चन देखेंगे तो ये क्या है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस ऑन इम्पार्टिंग द एजुकेशन टू बी द मेड फ्री फॉर द चिल्ड्रन बिलो। कह रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार कितनी उम्र के बच्चों को, कितने वर्ष के बच्चों को फ्री एजुकेशन देने के लिए कहा गया है इंडियन एजुकेशन में, ठीक है। तो देखो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है उसका 18 ईयर है, बी कहता है आपका 20 ईयर, सी कहता है 14 ईयर, डी कहता है 10 ईयर्स, ठीक है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ऑफकोर्स हमें पता है कि ये जो आया था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, 86 86वां संविधान संशोधन, जिसको 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहते हैं, 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 में आया था। उस समय ये बात की गई थी और इसको अमेंड किया, इस अमेंडमेंट में क्या कहा गया था, ये 86वां संविधान संशोधन में, कि 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन देना है, मुफ्त शिक्षा देनी है, ठीक है। और ये कहाँ मेंशन किया गया था, तो अनुच्छेद 21 यानी आर्टिकल 21 में इसको मेंशन किया गया था, ऐड किया गया था, ठीक है। आपको याद होगा, अगर आपको देखो यहाँ से पूछ लिया जाएगा इसी से क्वेश्चन कि आर्टिकल 21 में कब किस अमेंडमेंट के थ्रू अगर ऐड किया गया था, तो आप क्या लिख दोगे, 86 अमेंडमेंट ऐड के थ्रू आपको याद रखना पड़ेगा। ये पूछ लिया जाएगा 86 अमेंडमेंट एक्ट 2022 में क्या कहा गया, तो आपको यह याद होना चाहिए कि फ्री एजुकेशन अप टू द एज ऑफ 14, ठीक है। तो इसकी बात की गई, तो ऐसे क्वेश्चन घुमा के पूछ दिया जाएगा तो आपको ये याद होना चाहिए। ओके, अब 54 क्वेश्चन हम देखते हैं। देखो अगर हम 54 क्वेश्चन देखते हैं तो 54 क्वेश्चन क्या कहता है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द डायरेक्टली इलेक्टेड इन इंडिया, ठीक है। इसमें से कौन से हैं जो डायरेक्टली इलेक्टेड की जाती है भारत में, ठीक है। भारत में ऐसी कौन से पद हैं जहां जिनका चुनाव जो है वो डायरेक्टली इलेक्टेड होता है, डायरेक्ट इलेक्टेड की जाते हैं उनको, ठीक है। तो फर्स्ट आपका है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सेकंड आपका है द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट यानी उप राष्ट्रपति, और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी MLA जिसको कहते हैं, यानी हिंदी में बात कर ली जाए तो विधायक जिसको कहते हैं उसको, ठीक है, MLA। सी आपका कहता है द मेंबर ऑफ द राज्यसभा, राज्यसभा के सदस्य। डी कहता है राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो कह रहा है इन चारों में से कौन है जिनकी चुनाव जो होती है, जिनको इलेक्ट जो किया जाता है वो डायरेक्ट किया जाता है जनता के द्वारा, यानी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑफकोर्स MLA हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम विधायक विधायक हम चुनते हैं जिसमें विधानसभा की चुनाव के तहत हम डायरेक्ट वोट देते हैं, उसमें चुना जाता है। जैसा कि हम देखेंगे कि आपके बिहार में भी इलेक्शन है इसी साल के अंत तक, ठीक है। अब देखो इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। इसका कलर चेंज कर देते ताकि पता रहे, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। अब ये सही ऑप्शन भी हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्वेश्चन पे चलते हैं।
लुक, देखो ये जो हमारा है ये 55 क्वेश्चन है। 55वां क्वेश्चन कहता है इन इंडिया द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इनिशिएटेड बाय द, कह रहा है कि भारत में द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसके द्वारा की जाती है, ठीक है। संविधान संशोधन करने का अधिकार भारत में किसके द्वारा है, किसके पास है। तो ए कहता है आपका पार्लियामेंट यानी संसद, बी कहता है आपका स्टेट्स यानी आपका स्टेट्स की बात कर रहा है तो यानी राज्य, सी कहता है प्रेसिडेंट राष्ट्रपति, डी कहता है पीपल यानी जनता के पास। तो बताओ किसके पास हो सकता है ऐसा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो देखो जब संविधान बनाई जा रही थी, जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन रहा था, तब अंबेडकर साहब ने ये रखा था बात कि बाकी जो संविधान हमारा बन के तैयार हो गया है, ठीक है, लेकिन आगे आने वाले भविष्य में जब भी कभी संविधान में कोई सुधार की जाएगी यानी अमेंडमेंट की जाएगी या कोई संविधान में उसमें कोई अनुच्छेद ऐड किया जाएगा, जोड़ा जाएगा कोई अनुच्छेद, तो किसके तहत जोड़ा जाएगा, वो किसको अधिकार दिया गया है, तो वो अधिकार आपको दिया गया है पार्लियामेंट को दिया गया है, ठीक है। संसद को ये अधिकार है कि वो किसी भी अनुच्छेद को क्या कर सकती है, अमेंड कर सकती है, संविधान में संशोधन कर सकती है, ठीक है। ये अधिकार पार्लियामेंट को है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। 56 क्वेश्चन की अब हम बात करेंगे। तो देखो 56 क्वेश्चन कहता है हु अपोज द पार्टीशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इन पंचायत इलेक्शन, ठीक है। पंचायत इलेक्शन में कह रहा है, पंचायत इलेक्शन में पॉलिटिकल पार्टी जो है उस पॉलिटिकल पार्टी का पार्टिसिपेशन ना हो, इसका अपोज किसने किया था, ठीक है, किसने विरोध किया था कि पॉलिटिकल पार्टी पंचायत में नहीं होनी चाहिए, ये किसने, ये किनका मानना था। तो ए कहता है आपका बी आर अम्बेडकर, बी कहता है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी कहता है आपका जयप्रकाश नारायण, डी कहता है आपका विनोबा भावे। तो बताओ किसका मानना था ये कि पंचायत लेवल पे यानी लोकल गवर्नेंस जो होती है, लोकल पॉलिटिक्स कह सकते हैं, उस लेवल पर पॉलिटिकल पार्टी का पार्टिसिपेशन नहीं होना चाहिए, इनका मानना था। तो देखो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण जी का मानना था कि ये आपका सही आंसर हो जाएगा सी, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश जी का ये मानना था कि आपको जो लोकल लेवल पे होती है बातें, उस वहाँ पर आपका क्या होना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी का पार्टिसिपेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये जेपी नारायण यानी जयप्रकाश नारायण को मानना था, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद देखो 57 क्वेश्चन की बात कर लीजिए। तो 57 क्वेश्चन कहता है हु हैज़ द पावर टू रिकॉग्नाइज द स्टेट, किसको ये अधिकार है किसी भी राज्य के निर्माण का या किसी भी राज्य को क्या करना देना, वैधिक मान्यता देने का अधिकार किसको है। तो देखो पहला ऑप्शन आपका क्या है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री को। बी कहता है द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत के जो उच्च न्यायालय हैं उसको। सी कहता है इंडियन पार्लियामेंट, भारतीय संसद को। डी कहता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी भारत के राष्ट्रपति को। तो बताओ इसमें से किसके पास ये राइट है, ये अधिकार है कि किसी भी राज्य का मान्यता देने का अधिकार किसके पास है। तो देखो 56 की बात कर लीजिए तो 57 क्वेश्चन है। 57 क्वेश्चन की बात कर लीजिए जिसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इंडियन पार्लियामेंट। इंडियन पार्लियामेंट के पास ये राइट है कि वो किसी भी स्टेट को रिकॉग्नाइज कर सकती है, उसका मान्यता दे सकती है किसी भी राज्य को, ठीक है। और ये कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद की बात करेंगे आर्टिकल की। तो आर्टिकल आपका क्या है, 3rd और 4th में ये कहा गया है, आर्टिकल 3rd और 4th में ये कहा गया है, ओके। अब देखो हम बढ़ते हैं 58 क्वेश्चन पे। 58 क्वेश्चन की बात कर लीजिए तो इसमें कहता है कि द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन आर जनरली क्रिएटेड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, कह रहा है कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बनाई जाती है तो किसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बनाई जाती है, मीडियम सिटी के लिए, मेट्रोपॉलिटन सिटी के लिए, बिग टाउन्स के लिए या ऑल द सिटी के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा।
ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, बिग टाउन हो जाएगा, ठीक है। ये कब आया था, तो आपको 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आई थी जिसमें ये माना गया था। कौन सा बिल था, 65th, ठीक है। 65वां संविधान संशोधन जब हुआ था तो उसमें ये माना गया था कि कोई भी कॉरपोरेशन बनेगा वो 3 लाख से ऊपर जो अर्बन पॉपुलेशन होगी उस पर बेस्ड होके बनेगा, ठीक है। तो इसलिए बिग सिटी में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बनाई जाती है, ठीक है। अगर आपका मीडियम सिटी होगा तब भी नहीं रखिएगा, मेट्रोपॉलिटन सिटी तब भी नहीं, बिग टाउन की बात कर रहा है, ठीक है, बड़े शहरों की बात कर रहा है, ओके। अब चलते हैं 59 क्वेश्चन पे। देखो पंचायत से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, पंचायती राज से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक। तो आप लोग के सिलेबस में भी है तो ध्यान से देख लीजिएगा बीपीएससी एएसओ के लिए, ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत कम है और नहीं तो मैं ही पंचायती राज टॉपिक का करवा दूंगा डिटेल से, ओके। अब बात करता है 59। द पंचायती राज वॉज द फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन द अक्टूबर 1959 इन, कह रहा 1959 में 1959 में पंचायती राज पहली बार जब अक्टूबर में आई थी तो कौन से राज्य में लागू की गई थी, ठीक है। एक तरीके से उस टाइम पे ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे इंट्रोड्यूस की गई थी, तो कौन से स्टेट में की गई थी। पहला आपका कहता है तमिलनाडु, बी राजस्थान, सी आपका कर्नाटक, डी आपका केरल। तो देखो सही आंसर हमें पता है, सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा बी, राजस्थान में था। आपको पता है कि राजस्थान में था, कहाँ, तो 59 जो था क्वेश्चन का क्या है, राजस्थान में पहली बार, और जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम पे ये हुआ था, पहली बार सेटअप किया गया था, तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद 60 क्वेश्चन की बात कर लीजिए। देखो ये भी क्वेश्चन पंचायती राज से ही है, इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो पंचायती राज वॉज सेटअप टू प्रोवाइड द रियल स्वराज टू द पीपुल ऑफ, कह रहा पंचायती राज बनाने का जो लक्ष्य था वो क्या था, मतलब क्या प्रोवाइड करता है, जो रियल स्वराज जो है, मतलब रियल स्वराज किसको प्रोवाइड करता है, टाउन को, रूरल एरिया को, डिस्ट्रिक्ट को या मेट्रोपॉलिटन सिटी को, किसको प्रोवाइड करता है। तो देखो जो पंचायती राज जो है ना, ये पंचायती की बात कर रही है, तो पंचायत हमारा कहाँ होता है, मेट्रोपॉलिटन सिटी में तो आपको देखने को नहीं मिलता है पंचायत, ठीक है, गलत। डिस्ट्रिक्ट में भी नहीं होता है, ठीक है, टाउन में भी नहीं होता है, ग्रामीण इलाकों में होता है, यानी रूरल एरिया, ऑप्शन बी आपका सही होगा, ओके। मूव करते हैं अब 61 पे। देखो 61 कहता है इन द स्पाइट ऑफ ए मल्टी पार्टी सिस्टम पॉलिटिकल सीन इन इंडिया वाज डोमिनेटेड फॉर अ लॉन्ग पीरियड बाय द कांग्रेस सिस्टम, हु सेड दिस, ठीक है। कह रहा है कि मल्टी पार्टी सिस्टम के तहत पॉलिटिकल सीन जो है इंडिया में डोमिनेट किया है बहुत ज़्यादा, किसके द्वारा, कांग्रेस के द्वारा, ठीक है। कह रहा है कि इतने सारे पार्टी होने के बावजूद भी कांग्रेस का दबदबा बहुत ज़्यादा रहा है इंडियन पॉलिटिक्स में, ठीक है। ये कथन किसके द्वारा कहा गया है ये पूछा जा रहा है। तो ये आपका किसके द्वारा, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन डी, एक सेकेंड, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, रजनी कोठारी के द्वारा ये कहा गया है, ठीक है। अब देखो ये आ गया स्टेटमेंट और ऑथर का, ठीक है, और स्टेटमेंट और पर्सन आ गया कि किसने कौन सी बात कही है। देखो इस टॉपिक में ना पॉलिटिक्स से क्वेश्चन ठीक ठाक है, ठीक है, और उसमें भी पॉलिटिक्स से, पंचायत से हमने क्वेश्चन देखा है, ठीक, फंडामेंटल राइट से हमने क्वेश्चन देखने को मिला अब तक, ठीक है। नाउ 62 क्वेश्चन कहता है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या है, ठीक है, भारतीय संविधान जो है वो हमारा क्या है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा सही आंसर, कि जो है हमारा क्या है, ए है, अ बैग ऑफ बोरोइंग, ठीक है, कि हमने जो संविधान बनाई है वो हमने दूसरे बहुत सारे देशों के संविधान पढ़ के और वहाँ से जो हमें इम्पोर्टेंट लगा है उसको हमने बोरो करके बनाया है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 62 का ए। आगे हम देखते हैं 63 क्वेश्चन, 63 क्वेश्चन की बात कर लीजिए तो 63 क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि विच
Indian state occupy the leading position around 32.33% in mineral production in 1969 to 1970। कह रहा है 1969 से 70 के बीच, कितना पुराना डेटा का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि भारत में कौन सा ऐसा राज्य था जो कि बहुत ही लीडिंग पोजीशन पे था 32% मिनरल प्रोडक्शन को लेकर के, ठीक है। 32% मिनरल का प्रोडक्शन कर रहा था भारत का कौन सा ऐसा राज्य था, ये आपको बताना है। ऑफ कोर्स ये आपका होगा बिहार होगा इसका। तो इसका क्या हो जाएगा आपका बिहार हो जाएगा। और उस टाइम आपको पता होना चाहिए बिहार और झारखंड दोनों एक साथ था, ठीक है। 2000 में आपका बिहार और झारखंड को अलग किया गया है। तो अब जितने जो मिनरल्स थे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज, वो आपको झारखंड में चले गए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं 64 क्वेश्चन पे। देखो कहता है 64 क्वेश्चन, जे.एन. टाटा फाउंडेड इट्स आयरन एंड स्टील कंपनी इन सिंहभूम बिटवीन टू रिवर। कह रहा है कि जो टाटा के द्वारा जो आयरन स्टील कंपनी जो बनाई गई है कंपनी सिंहभूम में, वो दो नदियों के बीच में है। तो सिंपल सी बात है, पूछेगा आपको कि सिंहभूम के पास कौन सी दो नदी है, ये बताना है आपको, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दो नदी है सिंहभूम के पास, वो क्या है, सुपनखा और खरकाई है, ठीक है। ये इसका ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका सुपनखा और खरकाई, ठीक है। तो याद रखें ये इंपॉर्टेंट है। और ये जो आयरन स्टील की बात कर रहा है, आपको पता होगा बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी जिसको कहते हैं हम टेस्को, ठीक है, टाटा के द्वारा। आगे बात करता है 65 ग्रीन रेवोल्यूशन को लेकर के, थोड़ा सा ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन आया है। द ग्रीन रिवॉल्यूशन वॉज कन्फाइंड मेनली टू कमर्शियल क्रॉप, ये ऑप्शन है आपका। कह रहा है कि हरित क्रांति जो है उसको हरित क्रांति जो आया था उसके लाने का जो मेन रीज़न क्या था, कमर्शियल क्रॉप के लिए लाया था या फूड एंड कमर्शियल क्रॉप के लिए लाया था, फ्रूट और फूड क्रॉप के लिए लाया था या फूड क्रॉप के लिए लाया था। तो हमें पता है हरित क्रांति जो आई थी वो हमें हाइब्रिड सीड के लिए आई थी, जो हाइब्रिड हमारे बीज होते हैं उसके लिए आई थी। और कब आई थी, 1960 में आई थी, 1960 में आई थी, याद रखिएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हरित फादर ऑफ जो ग्रीन रिवॉल्यूशन थे, हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन, उनको रिसेंटली क्या दिया गया, भारत रत्न दिया गया है। तो ये इससे क्वेश्चन रिपीट की जा सकती है। तो ये इम्पॉर्टेंट याद रखिएगा कि इनको भारत रत्न दिया गया रिसेंट में ही, पिछले साल। तो इसलिए ये 1960 में आई थी और ये फूड क्रॉप को दी गई थी, अनाज को दी गई थी, जिसको हम अन्न कहते हैं, ठीक है। नाउ 66 क्वेश्चन पे हम अगर आएंगे तो 66 क्वेश्चन क्या कहता है, द इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ द इरिगेशन इन इंडिया। देखो भारत में जो खेती करते हैं हम लोग, तो उनका जो इम्पॉर्टेंट सोर्स क्या होता है, जैसे इरिगेशन, जैसे खेतों में हम पानी जो देते हैं, पानी की ज़रूरत होती है, इरिगेशन की ज़रूरत होती है कृषि में, तो खेतों में, तो उसका जो इम्पोर्टेंट सोर्स हमारे पास क्या क्या है जो हम खेतों में पानी पहुंचा सकते हैं, उसके लिए हम लोग क्या क्या भारत में मेन यूज़ होता है। तो पहला कह रहा है ए कैनाल, जिसको हम नहर कहते हैं, बी कहता है वेल, जिसको हम कुआं कहते हैं, सी कहता है टैंक, जो भी टंकी वगैरह हम यूज़ करते हैं टैंक बना करके वो, डी कहता है ऑल ऑफ द अबव, यानी इनमें से सब। तो बताओ इसमें से कौन सा आपका सही होगा। तो देखो इसमें अगर हम बात करेंगे तो तीनों, कैनाल, वेल और टैंक, ये तीनों हम खेती यानी कृषि के रूप में खेतों को, फसल को पानी देने के तौर पे हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। चलते हम 67 पे। देखो 67 क्वेश्चन कह रहा है विच कंट्री हैज़ सो फार रियली मैनेज टू अडॉप्ट द हाइब्रिड टेक्नोलॉजी इन इंडिया इन द वर्ल्ड, सॉरी। कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा देश है जो कि हाइब्रिड टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने में बहुत ही आगे है और मैनेज कर रखा है खुद को। तो इसका सही आंसर आपको पता ही है, हो जाएगा, इजी क्वेश्चन है, चाइना, क्योंकि हमने देखा है चाइनीज़ टेक्नोलॉजी बहुत ही आगे है वर्ल्ड में अब तक, ठीक है। 68 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 68 क्वेश्चन कहता है ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिसिटी
वोल्केनो में बी क्लासिफाइड इनटू, कह रहा है अगर पीरियोडिसिटी के तौर पे हम बात कर ली जाए तो वोल्केनो यानी ज्वालामुखी को किस किस में क्लासिफाई किया गया, बांटा गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा डी, ऑल द अबव हो जाएगा। एक्टिव वोल्केनो, डोरमेंट वोल्केनो, एक्सटिंक्ट वोल्केनो, ठीक है, इन सब में बांटा गया है आपको पीरियोडिसिटी के तौर पे, ठीक है। अगर अब हम 69 पे चलते हैं, 69 की बात कर ली जाए तो ये कह रहा है वाइड स्प्रेड पॉवर्टी इज सीन इज मोर इन, एक सेकेंड, हाँ, तो देखो कह रहा है कि वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, ठीक है, कह रहा है गरीबी जो सबसे ज़्यादा व्यापक गरीबी जो है हमें कहाँ देखने को मिलती है सबसे ज़्यादा, लैटिन अमेरिका में, बी अफ्रीका में कहता है, सी न्यूजीलैंड में, डी आपका कहता है एशिया में। तो अब तक सबसे ज़्यादा जो हमने गरीबी अब तक देखे हैं आंकड़े के अनुसार, वो आपको सबसे ज़्यादा अफ्रीका में गरीबी देखने को मिलता है, ठीक है, पॉवर्टी सबसे ज़्यादा फैली हुई है अफ्रीका में। ओके, 70 क्वेश्चन आपका कहता है क्या, 70 क्वेश्चन कह रहा है गोदावरी कृष्णा कावेरी रिवर आर इन द, कह रहा है कि गोदावरी कृष्णा कावेरी तीनों नदियाँ जो है वो आपका पूछ रहा है कि कौन से कह सकते हैं कौन से डायरेक्शन में बहती है, किस तरफ से बहती है, ये आपका पूछा जा रहा है। तो देखो इसका जो हो जाएगा ये क्या है, इसका डेक्कन रीजन ऑफ इंडिया है, ठीक है, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी ये तीनों क्या है नदियाँ, ये डेक्कन रीजन है भारत के, वहाँ से ये होके गुजरती है। अब अगर हम 71 की बात कर लीजिए, 71 क्वेश्चन को देखते हैं। देखो 71 क्वेश्चन हमारा है द बेस्ट ब्रीड ऑफ बुफेलो इज मुर्रा विच इज फाउंड इन, कह रहा है कि बेस्ट ब्रीड इन बुफेलो, ठीक है, कह रहा है कि भैंसों की बात कर ली जाए तो भैंसों में सबसे ज़्यादा जो ब्रीड यानी सबसे भैंसों की जो प्रजाति होती है उसमें से सबसे बेस्ट प्रजाति जो होती है, सबसे बेहतर प्रजाति होती है वो कौन सी बताई जा रही है, मुर्रा, ठीक है, मुर्रा एक प्रजाति है, ठीक है, भैंसों की। तो उसमें से ये मुर्रा प्रजाति कहाँ पाई जाती है ये पूछ रहा है, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उस टाइम के हिसाब से हो जाता है क्योंकि उस टाइम पे ये मुर्रा प्रजाति बहुत न्यूज़ में थी, ठीक है। तो 71 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, पंजाब और हरियाणा में बहुत ज़्यादा ये प्रजाति पाई जाती है मुर्रा प्रजाति की, बफेलो। ओके, नाउ 72 की बात कर ली जाए तो 72 जो है कह रहा व्हाट इज़ द बिलो पॉवर्टी लाइन, जिसको बीपीएल कहते हैं, परसेंटेज इन इंडिया एज पर द 2011 सेंसेक्स, कह रहा है 2011 जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा का परसेंटेज कितना है, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन जिसको बीपीएल कहते हैं, गरीबी रेखा के नीचे कितने परसेंट लोग हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ए 22 कहेंगे, 22% ऐसे लोग हैं जो भारत में अब तक बीपीएल में है, गरीबी रेखा के नीचे। ये आपका बजट नहीं कह सकते हैं, वो आपका सेंसेक्स जनगणना से क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद कहता है 73 इंडिया रैंक इन द वर्ल्ड पॉपुलेशन केम आफ्टर विच कंट्री बिफोर 2020, कह रहा है कि भारत का जो रैंक है पॉपुलेशन जनसंख्या के आधार पे वो किस देश के बाद आता है ये पूछ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, हमें पता था कि 2020 के पहले हमसे आगे चाइना था पॉपुलेशन में जनसंख्या के आधार पे, और उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारा प्यारा भारत था। ओके, अब 4 पे चलते हैं, 74 पे। 74 कहता है एन एरा ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया बिगेन विद द सेटिंग ऑफ द प्लानिंग कमीशन इन, कह रहा है कि इकोनॉमिक प्लानिंग की जो स्टार्ट की गई थी आफ्टर इंडिपेंडेंस, वो कैसे स्टार्ट की गई थी, सेटअप किया गया था, आपका प्लानिंग कमीशन बनाई गई थी, योजना आयोग बनाई गई थी। तो ये कब हुआ था, आर्थिक कह सकते हैं आर्थिक योजना कब बनाई गई थी भारत में। तो इसका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसका भी करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा 1950, ठीक है। 1950 में ही क्या हुआ था, प्लानिंग कमीशन और इकोनॉमिक प्लानिंग का दोनों का उसको सेटअप किया गया था, ठीक है, योजना आयोग को। उसके बाद क्या हुआ था, 2015 में इसको रिप्लेस करके नीति आयोग आ गया है, ठीक है, नीति आयोग आ गया है जब से मोदी जी आए हैं उसके बाद से। अब उसको 75 की बात कर ली जाए, द ट्रेड यूनियन मूवमेंट टुक परमानेंट
फुटिंग, यह मिसप्रिंट है, फुटिंग ही होगा, इन इंडिया, ठीक है। कह रहा है कि ट्रेड यूनियन मूवमेंट जो था वो इंडिया में पहली बार परमानेंट फुटिंग अपना पैर परमानेंट रूप से कब रखा था, ये पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी, आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ था, ट्रेड यूनियन एक्ट पास किया गया था 1926 में। और अगर हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात कर ली जाए तो वो कब तक हुआ था, 1914 से 18 तक, 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। उसके बाद 1926 में ट्रेड यूनियन एक्ट पास की जाती है, एक कानून बनाई जाती है 1926 में, ठीक है। तो उसके लिए क्या कह सकते हो कि ये ट्रेड यूनियन मूवमेंट पहली बार इंडिया में आई थी, ठीक है। अब 76 की बात कर ली जाए तो 76 कहता है द इंडियन नेशनलिस्ट लीडर हैव characterized the nature of economic policy between 1880 to 1905 as a period of economic nationalism in India. Who wrote it? ये एक कथन है और ये कह सकते हैं कि ये यूज़ किया गया है कि एक इंडियन नेशनलिस्ट लीडर थे के बारे में, ठीक है, कि ये एक आर्थिक राष्ट्रवाद जो है वो किनके द्वारा लिखा गया था उस समय पे। तो आपका जो है करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, दादा भाई नेहरू के द्वारा था, क्योंकि उस टाइम जो इकोनॉमी की बात सबसे ज़्यादा दादा भाई नेहरू ही करते थे, ठीक है। 77 की बात कर ली जाए तो 77 का क्या हो जाएगा, रेलवे वाज अ वेरिटेबल बून ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, कह रहा है कि कह सकते हैं कि रेलवे जो है एक बून किस तरह साबित हुई थी, किस पीरियड में। अगर हम पीरियड की बात कर ली जाए तो वो हमारा होगा क्या, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे एक वरदान के तौर पे रेलवे साबित हुई थी, ठीक है, दूसरी विश्व युद्ध के समय। उसके बाद 78 का बात कर लिया तो 78 का कह रहा है हु रोट पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। ये बुक है, किसने लिखा है ये, हु रोट पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये किसने लिखा है, बहुत ही फेमस बुक है। तो ये लिखा गया ये भी दादा भाई नेहरू के द्वारा, ठीक है। दादा भाई नेहरू ने ये बुक लिखी थी, उसमें ये आगे फॉरवर्ड उसमें इन्होंने लिखा था ड्रेन पॉवर्टी जो है, ड्रेन थ्योरी जो है उसमें इसका जिक्र है, ठीक है। अब 79 क्वेश्चन पे देखते हैं। 79 क्वेश्चन जो है ये देखो, ये 79 क्वेश्चन कहता है विच स्टेट इन इंडिया अलोन शो अ हायर प्रोपोर्शन ऑफ 1084 फीमेल पर 1000 मेल इन 2021। कह रहा है 2011 जनगणना के अनुसार, ये दूसरा क्वेश्चन है जनगणना का, 2011 जनगणना के अनुसार बात कर रहा है कि भारत में कौन सा ऐसा एकमात्र राज्य था जो कह सकते हैं कि लिंग अनुपात जो था, जो जैसे हम लिंग अनुपात देखते हैं, सेक्स रेशियो देखते हैं कि 1000 मेल पर यानी 1000 पुरुष पर कितनी महिला है, ठीक है। तो उसमें एकमात्र ऐसा राज्य था जो पुरुषों के मुकाबले उसमें महिला ज़्यादा थी, यानी 1000 पुरुष पर 1084 महिलाएं थी। ये एकमात्र कौन सा ऐसा राज्य था वो आपको पूछा जा रहा है। तो ऑब्वियस है ये केरल था हमारा, जाहिर सी बात है केरल। 2011 जनगणना के अनुसार 1000 पुरुष पे 1084 महिलाएं थी, यानी 84 महिलाएं ज़्यादा थी पुरुषों के मुकाबले, ठीक है, जो कि बाकी किसी राज्य में नहीं है था, ऐसा अभी भी नहीं है बाकी बहुत सारे राज्यों में। उसके बाद बात कर ली जाती है कि द डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ वाटर बॉर्न डिजीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, अगर हम डायरेक्ट इम्पैक्ट जो कह लें कि मतलब वाटर बॉर्न डिजीज जो वैसी हमारी जो पानियों से फैलती है, तो उसका डायरेक्ट कह सकते हैं वो रिस्पॉन्सिबल क्या होगा, तो उसका डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल क्या होगा कि डायरिया हो सकती है, टाइफाइड हो सकता है, पैराटाइफाइड हो सकता है, यानी ऑल ऑफ द अबव, यानी डी आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है, तीनों ऑप्शन सही है। अब उसके बाद 81 बात करता है कि अग्रिगेरियन रिफॉर्म जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में, किसके द्वारा, किनके लिए इंट्रोड्यूस किया गया था, तो हेल्प द जमींदार, जमींदारों को मदद करने के लिए, हेल्प द पीजेंट, पीजेंट लोगों को मदद करने के लिए कि,
और सी कहता है एक्सप्लॉइट द अवेलेबल रिसोर्सेज, यानी मौजूदा जो उस समय रिसोर्सेज थे उसको बर्बाद करने के लिए, नष्ट करने के लिए। और डी कहता है ऑल द अबव। ठीक है, तो इसमें से कौन होगा? तो 81 का क्या हो जाएगा? हेल्प द पीजेंट्री। ठीक है, पीजेंट्री लोगों को मदद पहुंचाने के लिए ये एग्रीगेरियन रिफॉर्म लाई जाती थी ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे। ठीक है, चलते हैं 82 पर। 82 कहता है आपका, एक सेकेंड, हाँ, पॉपुलेशन सेंसस। ये भी देखो जनगणना का क्वेश्चन आ गया है। पॉपुलेशन सेंसस इज टेकन इन इंडिया वंस इन अ, कह रहा है कि जनगणना जो है कितने साल पर होती है। तो ऑफकोर्स हमें पता है जनगणना और डिकेट यानी 10 सालों पर जनगणना कराई जाती है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा जनगणना का, क्योंकि जनगणना होने वाला है। ठीक है, हुई नहीं है अभी तक जनगणना, 2011 के बाद कोविड के कारण नहीं हुई थी, वापस होने वाली है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं 83 पर। 83 पर कहता है हु वॉज रिगार्डेड एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग बता ही तो सकते हैं इसका। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का जो नेपोलियन है, एक सेकेंड देखो, हाँ, 83 क्वेश्चन कहता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन हमें पता है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ओके, 84 क्वेश्चन की बात कर लीजिए। तो 84 क्वेश्चन कहता है हु हेल्प इन द स्प्रेड ऑफ मटेरियल कल्चर अंडर द मौर्य। तो कह रहा है मौर्य के टाइम पे, मौर्य के काल में कल्चरल मटेरियल को स्प्रेड करने में किसने सहायता की थी, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? ऑल द अबव हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा भी हुआ था, ट्रेडर के द्वारा भी हुआ था, यानी व्यापारियों के द्वारा भी हुआ था, बुद्धिस्ट मॉन्क जगह जगह जा करके प्रचार प्रसार करते थे उनके द्वारा भी हुआ है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, 85 क्वेश्चन पे चलते हैं। 85 क्वेश्चन कहता है द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ अ कैनाल ड्यूरिंग द फिरोज शाह तुगलक वर बॉर्न बाई, हाँ, वन बॉर्न बाई। तो कह रहा है कि जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस जो भी कैनाल का होता था फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे, वो किसके द्वारा होता था, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा सी, कल्टीवेटर के द्वारा। ठीक है, कल्टीवेटर के द्वारा की बात कर लीजिए तो हके श्रब कहते थे, जिसमें क्या था कि 10% जो भी प्रोड्यूस होता था वो लिवाइज की जाती थी आपका पीजेंट के लिए। ठीक है, पीजेंट का जो भी मतलब 10% था वो वहाँ से प्रोड्यूस किया जाता था और निकाला जाता था, और कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस कैनाल के लिए काम आता था। ठीक है, कैनाल के देखरेख के लिए। ओके, अब देखो यहाँ से 86 क्वेश्चन हो जाएगा। 86 क्वेश्चन की बात करता है हु रोट आईने अकबरी। बहुत ही इजी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, हमने बहुत एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे आप लोग। तो कह रहा है आईने अकबरी किसके द्वारा लिखा गया है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो इजी है, आईने अकबरी हमें अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, किसके द्वारा? अबुल फजल के द्वारा। ठीक है, और ये आईने अकबरी में किसकी चर्चा है? तो कह रहा है कि अकबर की बायोग्राफी की चर्चा होती है आईने अकबरी में। ठीक है, अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। 87 की बात कर लिया तो परमानेंट सेटलमेंट भारत में कब आई थी भाई? परमानेंट सेटलमेंट भारत में आई थी आपका बी से, एक मिनट, परमानेंट सेटलमेंट भारत में आई थी 1793 में। ठीक है, पर और किसके द्वारा लाई गई थी परमानेंट सेटलमेंट? तो याद रखिएगा लॉर्ड, एक सेकेंड, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लाई गई थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लाई गई थी। कब लाई गई थी? तो 1793 में। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद 88 की बात कर ली जाए, ये सब देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अब 88 की बात कर ली जाए तो कह रहा है कि जो कांग्रेस स्प्लिट हुई थी, कांग्रेस का जब बंटवारा हुआ था 1907 में, जिसको सूरत में जब सेशन रखी गई थी उसमें कांग्रेस में जो बंटवारा हुआ था वो कहा जा रहा है कि एक
हाँ ग्रेट ट्रम्प साबित होगा। ये किसने कहा था? किसने कहा था कि एक बहुत ही बड़ा कह सकते हैं कि ट्रम्प मतलब हमारे लिए उसके लिए फ़ायदा साबित होगा, ये किसने कहा था? कांग्रेस का बंटवारा उनके लिए फ़ायदा साबित होगा, किसने कहा था? तो ये हो जाएगा ए, लॉर्ड मिंटो ने कहा था ये बात, जो कि उस टाइम के वाइस राय थे। ठीक है, उन्होंने कहा था कि उसके लिए ये होपफुल साबित होगा। ठीक है, पॉजिटिव में। 89 की बात कर ली जाएगी। 89 का बात क्वेश्चन का कह रहा है कि हु प्रोपाउंडेड द ड्रेन थ्योरी। फिर वही क्वेश्चन है जो घूम के आ गया। ड्रेन थ्योरी किसके द्वारा प्रोपाउंड की गई है? तो भैया बी, दादा भाई नौरोजी। इनसे देखो 3 क्वेश्चन अब तक बन चुके हैं। एक बुक के बारे में बात की जा रही थी, एक इकोनॉमिक्स का एक कोट दिया गया था, कथन दिया गया था, उससे पूछ लिया गया, और ड्रेन थ्योरी अब पूछ लिया गया है। ठीक है, 3 क्वेश्चन इनसे पूछ लिया गया मॉडर्न हिस्ट्री को लेकर के एक पार्ट में। ठीक है, अब 90 क्वेश्चन की बात, 90 क्वेश्चन को देखते हैं। तो 90 क्वेश्चन को कह रहा है हु वॉज द ग्रेट रूलर अंडर द विजयनगर। विजयनगर एम्पायर में सबसे महान रूलर किसको माना जाता है? ठीक है, सबसे ग्रेटेस्ट रूलर किसको माना जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, कृष्णदेव राय को। ठीक है, कृष्णदेव राय जो थे वो 1509 से लेकर 1529 तक थे। ठीक है, और इनको क्या माना जाता है? बहुत ही ग्रेटेस्ट रूलर माना जाता है, जो कि तुलुवा डायनेस्टी के थे। किसके डायनेस्टी के थे? तुलुवा डायनेस्टी के थे कृष्णदेव राय। आपको याद रखना पड़ेगा ये। अब बात करते हैं 91। देखो 91 से जो है ना, 91 से लेकर के 100 के बीच में करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं। ठीक है, करंट अफेयर क्वेश्चन मेनली है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देख ले जाएगा करंट अफेयर के अनुसार कि इस बार किस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो 91 क्वेश्चन है करंट अफेयर का कि वेयर वाज द यूनाइटेड नेशन 27th क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज। सिंपल सी क्वेश्चन है भैया कि COP 27 जिसको कहते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27, वो कहाँ ऑर्गेनाइज की गई है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो 91 का सही आंसर जो हो जाएगा, 1 मिनट पूरा ऑप्शन आने दो। हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, इजिप्ट। ठीक है, इजिप्ट में कराई गई थी। ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑल पार्टी। उसके बाद 92 क्वेश्चन को देखते हैं। 92 क्वेश्चन कहता है विच यूनियन मिनिस्टर प्रेजेंट द स्मार्ट सॉल्यूशन चैलेंज एंड इंक्लूसिव सिटीज अवार्ड। कह रहा है किन मंत्रालय के द्वारा स्मार्ट सॉल्यूशन चैलेंज इंक्लूसिव सिटी अवार्ड दिया जाता है। यानी देखो ये अवार्ड भी करंट अफेयर के द्वारा हमें इम्पॉर्टेंट है, खासकर मिनिस्ट्रियल अवार्ड कि मंत्रालय से कौन कौन सा अवार्ड मिलता है उसके लिए। ठीक है, तो इसका आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा, इसका जो है करेक्ट आंसर 90, एक सेकेंड, कौन सा है? 92 का आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा बी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एंड हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। तो हमारा ये हो जाएगा बी ऑप्शन, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। चलते हैं 93 क्वेश्चन पे। 93 क्वेश्चन देखो क्या कहता है, व्हाट इज द नेम ऑफ द हाइड्रोजन दैट इज प्रोड्यूस फ्रॉम द कार्बन फ्री न्यूक्लियर पावर। कह रहा है कार्बन फ्री न्यूक्लियर पावर के द्वारा जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस की जाती है उसका नाम क्या है? कार्बन फ्री न्यूक्लियर पावर के द्वारा जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस की जाती है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम जो है कार्बन फ्री के द्वारा जो प्रोड्यूस की जाती है उसका नाम है पिंक हाइड्रोजन। ठीक है, क्या नाम है? पिंक हाइड्रोजन। ठीक है, पिंक हाइड्रोजन प्रोड्यूस की जाती है इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस से, जिसमें कार्बन फ्री न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिसका नाम पिंक हाइड्रोजन रखते हैं। और हाइड्रोजन जो है कलरलेस गैस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 94 पे। 94 हमारा कहता है, एक सेकेंड, 94 हमारा कहता है कि विच स्टेट हैज़ पास द बिल टू रेज द रिजर्वेशन इन द स्टेट ऑफ 76%। कह रहा है कि कौन सा ऐसा राज्य है जो एक कानून पास की है और रिजर्वेशन को बढ़ा करके 76% तक कर दिया गया है। कौन सा ऐसा राज्य है? तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट
आपका छत्तीसगढ़, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बिहार में भी ऐसी आई थी पिछले 2023 यानी 2023-24 में, कि बिहार में भी बढ़ा करके और 76% कर दिया गया, 60% कर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद वो हाई कोर्ट में जाने के बाद वो बिल जो है वो ख़त्म कर दी गई, हाई कोर्ट ने उसको नल एंड वॉइड कर दिया, ठीक है। 94 का आंसर हो जाएगा ए, छत्तीसगढ़। 95 पे चलते हैं। 95 पे कह रहा है चैत्य भूमि, चैत्य भूमि कह रहा है चैत्य भूमि इज द रेसिडेंट प्लेस ऑफ विच लीडर, कौन सा ऐसा लीडर है जिनकी ये भूमि रही है चैत्य भूमि, वो आपको बताना है। तो इनमें से कौन से लीडर हैं, तो इनका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का रेस्टिंग प्लेस है, ठीक है, वो कौन सा है आपका चैत्य भूमि। उसके बाद हम 96 की बात कर ले जाएं, तो 96 में क्वेश्चन है आपका, एक सेकंड पूरा आ जाने दो, हाँ। 96 का क्वेश्चन है विच कंट्री साइन एज द एग्रीमेंट with the European Union to collaborate and responsible advancement in artificial intelligence। artificial intelligence के तहत कह रहा है कि कौन से कंट्री के साथ यूरोपियन यूनियन ने क्या किया है, कोलैबोरेट किया है, ठीक है, पार्टनरशिप की है, ठीक है। तो इसका सही आंसर वो हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डी। डी क्या है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका के द्वारा ये उन्होंने पार्टनरशिप की है, ठीक है। अब 97 क्वेश्चन की बात कर लीजिए, तो 97 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप होस्टेड इंडियाज फर्स्ट मॉडल ऑफ G20 समिट इन विच स्टेट। कह रहा है कि इंडिया में जब G20 हुई थी तो उसका जो पहला समिट है वो कहाँ हुआ था, कौन से स्टेट में हुआ था, वो बताना है आपको। तो वो जो हुआ था वो पहला कहाँ हुआ था आपका सी, महाराष्ट्र में हुआ था, ठीक है। महाराष्ट्र में भी कहाँ हुआ था, तो महाराष्ट्र में जहाँ थाने है, थाने के पास हुआ था पहला G20 समिट, ओके। अब हम बढ़ते हैं 97 के बाद 98 क्वेश्चन। 98 क्वेश्चन कह रहा है कि सेक्रेटरी जनरल ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिकी जो है, मतलब वो हु हैज़ अपॉइंटेड द सेक्रेटरी जनरल ऑफ फिकी के जो कह सकते हैं सेक्रेटरी जनरल किनको नियुक्त किया गया था उस टाइम पे, 2023 के टाइम पे। देखो देख लो भाई, 2023 में अप्रैल में एग्ज़ाम था और 1 मार्च 2023 से क्वेश्चन यानी पिछले महीने का क्वेश्चन बन जाता है करेंट अफेयर का। तो देख लो कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है, पिछले महीने बहुत ही रिसेंट करेंट अफेयर पूछा गया था पिछले साल। खैर, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, शैलेश पाठक को बनाया गया था, ठीक है। अब 99 की बात कर लीजिए, तो 99 का कह रहा है कि इन द ईयर ऑफ 2022 टोटल हाउ मेनी पर्सन हैव बीन ऑनर्ड विद द पद्म अवार्ड, ठीक है। कह रहा है पद्म अवार्ड के द्वारा 2022 में टोटल कितने लोगों को नवाजा गया था पद्म अवार्ड के द्वारा। तो बताओ इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी, 128 लोगों को पद्म अवार्ड दी गई थी, ओके। 100 क्वेश्चन की बात कर ली जाए, तो देखो 100 क्वेश्चन में फिर पूछ रहा है कि फीफा अंडर 17 जो है वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 वो कौन से कंट्री ने जीता था, अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप 2022। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा क्या, बी, एक सेकेंड, बी हो जाएगा, स्पेन ने जीता था, ठीक है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 वुमेन्स फीफा वर्ल्ड कप 2022 अंडर 17 स्पेन ने जीता था, ठीक है। अब ये 100 हो गया। 100 के आगे देखते हैं, तो देखो 100 के आगे अब देखोगे तो यहाँ से आपका क्या है, यहाँ से आपका मैथ और साइंस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये टोटल आपके क्वेश्चन हो गए हैं, सॉल्व करा दिया गया, PYQ मेनली GS का, ठीक है। बाकी इसके बाद आप लोगों को अगर टॉपिक इम्पॉर्टेंट चाहिए तो वो भी आपको वीडियो ला के दिखा दिया जाएगा, और नहीं तो इसके पहले 2019 में भी एक पेपर हुई थी इस असिस्टेंट का ही, उसको भी सॉल्व करा दिया जाएगा, ठीक है। तब तक पढ़ते लिखते रहिए, धन्यवाद।